हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 7 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू एंटी ट्रैफिकिंग बिल। सो रिसेंटली WCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस एंटी ट्रैफिकिंग बिल या फिर ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 के कंटेक्स्ट में सजेशंस मांगे हैं। इसका मेन पर्पस है ट्रैफिकिंग को रोकना। ट्रैफिकिंग का मतलब है तस्करी, मानव तस्करी को रोकना। तस्करी क्या चीज होती है? इंसानों को एज ए ऑब्जेक्ट बेचना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि WCD ने इसके कंटेक्स्ट में सजेशंस मांगे हैं, यानी ये WCD के अंडर में होने वाला है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। सेकंड थिंग जो इसका की पॉइंट है वो ये है कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर भी एप्लीकेबल होगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फोर्स्ड लेबर के केस में भी ये एप्लीकेबल होगा। इसका मैं एक सिनारियो समझाता हूँ। मान लीजिए आपको किसी वेस्ट एशियन कंट्री से एक ऑफर आया काम के लिए और आप वहां पर चले गए। जब आप वहां पर गए तो आपका पासपोर्ट आपके एम्प्लॉयर ने ले लिया और अब आपको मजबूरी की कंडीशन में वहां पर काम करना पड़ रहा है, इवन दो आप विलिंग नहीं हो। सो एक तरीके से आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी ऐसी फोर्स्ड लेबर की कंडीशंस भी इस नए कानून के तहत कवर की गई है। सो ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों आर्टिकल EPFO एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेबर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो कि डायरेक्ट इश्यूज हैं EPFO एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो आर्टिकल 23 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और आर्टिकल में क्या बताया गया है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। यानी कि 14 साल के नीचे के बच्चे को ना तो किसी फैक्ट्री में काम पर रखना चाहिए, ना ही माइनिंग में, और ना ही कोई और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट जैसे कि पटाखे की फैक्ट्री है या पटाखे की कोई इंडस्ट्री है। इसके अलावा ट्रैफिकिंग की बात करें तो एक इंटरनेशनल कैंपेन भी है। कैंपेन का नाम है ब्लू हार्ट कैंपेन, और ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का एक कैंपेन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। नेक्स्ट रिलेटेड टू स्टॉक लिमिट्स। सो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट्स इंपोज कर दी है। स्टॉक लिमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हो, और ये स्टॉक लिमिट्स प्रिस्क्राइब की गई हैं फॉर ऑल पल्सेस एक्सेप्ट मूंग दाल। ये क्यों किया गया है? इसके पीछे रीजन ये है कि अभी मार्केट में इन पल्सेस का प्राइस काफी इंक्रीज हुआ है, और उसके पीछे एक मेन रीजन है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब है कालाबाजारी, कि आपने एक्सेस क्वालिटी में मटेरियल जमा करके रखा है, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो गई है, और अगर सप्लाई कम होगी तो बाय डिफॉल्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब यहाँ पर महंगाई की बात करें तो इन्फ्लेशन के लिए जो टारगेट दिया गया है MPC को, MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको टारगेट दिया गया है 4 ±2% का। 4 ±2 का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन 2 से 6% की रेंज में रहनी चाहिए। MPC क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये 6 मेंबर कमेटी है, जिसमें से 3 मेंबर RBI की तरफ से होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इस कमेटी को हेड करते हैं RBI के गवर्नर। ये होगी इन्फ्लेशन की बात। अब कमिंग बैक टू दिस 2021 ऑर्डर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास किया है। ऑर्डर का नाम क्या है ऑफिशियल? ये है स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ्स अमेंडमेंट ऑर्डर। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि कुछ स्पेसिफाइड आइटम्स पर फूड स्टॉक लिमिट्स इंपोज कर दी गई है, और ये सब आइटम्स पर यानी सब पल्सेस पर इंपोज की गई है एक्सेप्ट मूंग। ये लिमिट्स 31 अक्टूबर तक इंपोज की गई है सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में। नई लिमिट्स के हिसाब से जो होलसेल ट्रेडर हैं वो 200 टन तक स्टोर कर सकते हैं, जिसमें से एक वैरायटी का स्टोरेज 100 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि जो रिटेलर हैं वो 5 टन तक स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो दाल मिलर हैं वो 25% तक का स्टोर कर सकते हैं
उनकी एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के हिसाब से। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स ये नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक डिसीजंस है गवर्नमेंट के जिसकी वजह से फैमिली के एक्सपेंडिचर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अपने देश में एक और कानून है, कानून का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस दाल वाले सिनारियो के लिए। सो इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट मे रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट फूड आइटम्स की सप्लाई पर लिमिटेशंस लगा सकती हैं, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। जो 3 फार्म बिल्स हैं या फार्म कानून, जो कृषि कानून बोले गए हैं, उनमें से एक ये भी है। ये 1955 का एक्ट है जिसमें 2020 में अमेंडमेंट किया गया है। सो यहाँ पर गवर्नमेंट किन कंडीशंस में रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती हैं? कंडीशंस लाइक वॉर, लाइक फैमिन, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज, या नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी मीन्स आपदा। सो इन कंडीशंस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती हैं, और स्टॉक लिमिट्स इंपोज करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस दी गई हैं इस एक्ट। एक कंडीशन ये है कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में रिटेल प्राइस में 100% का इंक्रीमेंट होगा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती हैं। और जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स कौन से होते हैं? जो खराब हो जाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, दूध हो गया, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल आइटम्स है वो ज्यादा देर तक टिक सकते हैं, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होते। सो नॉन पेरिशेबल के केस में 50% प्राइस इंक्रीज होने के केस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। सो ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसमें हमने डिस्कस किया कि ये एक्ट 1955 का था जिसको लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अमेंड किया था। अब नॉर्मल केस में गवर्नमेंट फूड स्टॉक्स को रेगुलेट नहीं करेगी, सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस के केस में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? जैसे वॉर हुआ, फैमिन, प्राइस राइज, या फिर नेचुरल कैलेमिटी। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हॉर्टिकल्चर के पार्ट है। तो इनके केस में अगर प्राइस में 100% इंक्रीमेंट हुआ रिटेल प्राइस में, तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। और नॉन पेरिशेबल के केस में 50% अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू 2 न्यू लेबोरेटरीज। सो गवर्नमेंट ने 2 नई सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज को अप्रूव किया है। अपने देश में ऑलरेडी एक सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है और ये कसौली में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। जो नई जो लेबोरेटरीज अप्रूव की गई हैं उनमें से एक है पुणे में, जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरी हैदराबाद में होनी है। सो इससे वैक्सीन टेस्टिंग है उसके प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सकेगा। सो रिसेंटली डीबीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने 2 नई वैक्सीन टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए अप्रूवल दिया है। एक फैसिलिटी होगी एनसीसीएस का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस, ये पुणे में है। और जो दूसरी फैसिलिटी है वो हैदराबाद में होनी है, और ये है NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। सो इन 2 इंस्टीट्यूशंस में नई फैसिलिटीज सेटअप की जाएंगी। प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या बनते हैं? एक तो आपसे प्लेसेस का नाम पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ सेटअप की जाएगी। सो 1 इज पुणे, 2nd इज हैदराबाद। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, सो DBT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेबोरेटरी है वो कहाँ है। सो ये सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है, ये कसौली में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने 8 स्टेट्स के नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं, और ये है एंटायर लिस्ट। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हैं और कुछ ट्रांसफर्स हैं, और इनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट नेम है मिस्टर थावरचंद गहलोत का, जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे। अब उनको कर्नाटका का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। बाकी सब नाम आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। गवर्नर के केस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 162 तक स्पेसिफाइड है। गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस पावर्स हैं उनको आर्टिकल 213 में डिस्कस किया गया है, जबकि जो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर्स हैं उनको आर्टिकल 123 में डिस्कस किया गया है। गवर्नर और प्रेसिडेंट के पार्डन पावर्स की बात करें तो ये है आर्टिकल 72 वर्सेस 161। So 72 is for president and 161 is for governor। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है
और प्रेसिडेंट गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है रिलेटेड टू टोक्यो ओलंपिक्स। सो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए इंडिया के फ्लैग बियरर हैं मिस्टर मरियप्पन थांगवेलु, और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए इंडिया के फ्लैग बियरर्स हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, जबकि मनप्रीत सिंह है वो इंडियन हॉकी टीम के स्किपर यानी कैप्टन है। मरियप्पन थांगवेलु की बात करें तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो टोक्यो जापान में है। रिसेंटली जापान क्वाड के कारण भी न्यूज में था। क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये 4 देशों का एक एसोसिएशन है जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। नेक्स्ट रिलेटेड टू इंडिया की पहली एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और ये सेंटर पुणे में होना है जो कि महाराष्ट्र में है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो अपने देश में 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है APEDA दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा है मरीन प्रोडक्ट्स MPEDA मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्ट्री न्यूज में थी क्योंकि इन्होंने फ्रेट यानी सामान स्मार्ट सिटीज के लिए विजन प्रेजेंट किया है। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। सो इसके लिए 2 एंटिटीज ने कोलैबोरेट किया है, एक है मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और दूसरा है नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ये एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर के लिए एक फाइनेंशियल एंटिटी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए किस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नाबार्ड की बात करें तो 2019 तक RBI के स्टेक्स थे नाबार्ड में और NHB में। NHB क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। 2019 में RBI ने अपने सारे स्टेक्स डाइवेस्ट कर दिए और अब ये दोनों 100% गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, यानी नाबार्ड और NHB अब 100% गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। NHB एक इंडेक्स भी पब्लिश करता है, ये है रेजिडेक्स। कमेंट बॉक्स में बताइए इस इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट रिलेटेड टू अंडर 2 कोalition। सो रिसेंटली महाराष्ट्र ने इस कोalition को ज्वाइन किया है और इसी के साथ महाराष्ट्र इंडिया का 5th स्टेट बना है ये ज्वाइन करने वाला। टेक्निकली 5th नहीं होगा क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है। सो किन किन ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन किया है? ये है छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। अंडर 2 कोalition की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखें। सो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनिशिएटिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि यूएसए ने इसको वापस से ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। पेरिस एग्रीमेंट के कंटेक्स्ट में एक और टर्म न्यूज में रहती है जो कि बार बार एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, ये है INDC। कमेंट बॉक्स में बताइए INDC का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट रिलेटेड टू इस्तांबुल कन्वेंशन। सो इस्तांबुल टर्की में है। रिसेंटली ये कन्वेंशन न्यूज में थी क्योंकि टर्की ने इस कन्वेंशन को क्विट करने का यानी इस कन्वेंशन को छोड़ने का निर्णय लिया है। इस्तांबुल कन्वेंशन की बात करें तो ये कन्वेंशन है अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, यानी महिलाओं के खिलाफ जो भी वायलेंस है उसको कम करने के लिए ये कन्वेंशन साइन की गई थी ताकि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है उसको रोका जा सके। रिसेंटली टर्की ने इसको क्विट कर दिया है। ये जो कन्वेंशन है ये दुनिया की पहली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसको रोकना। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और वुमेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की। एक है मैक्सिको कन्वेंशन जो कि 1975 की, एक कोपेनहागन जो कि 1980 की, एक है नायरोबी जो कि 1985 और ये वाली एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है बीजिंग कन्वेंशन 1995 में हुई थी, न्यूयॉर्क कन्वेंशन सन 2000 में हुई थी। नाउ कमिंग बैक टू इस्तांबुल। सो इस्तांबुल कन्वेंशन के अलावा इस्तांबुल से रिलेटेड एक और इवेंट भी है जो कि इस्तांबुल प्रोसेस, इसको हार्ट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी लेकर आना। एग्जाम में ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इस्तांबुल प्रोसेस है तो वो टर्की से रिलेटेड हो सकता है, बट ये अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए है। इंडिया भी इस प्रोसेस का एक पार्ट है। इनफैक्ट जो 2000
2016 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इंडिया में ही हुई थी, अमृतसर में। इसके अलावा टर्की की बात करें तो रिसेंटली टर्की न्यूज में था बिकॉज ऑफ हागिया सोफिया। ये टर्की में एक म्यूजियम था जिसको अब मॉस्क में यानी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फ्लाई ऐश। सो ये कोल कंबशन का एक बाई प्रोडक्ट रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि एनटीपीसी ने इसके लिए पोटेंशियल ओवरसीज बायर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सिंपलेस्ट टर्म समझाऊं तो एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये बिजली बनाते हैं। बिजली कैसे बनाते हैं? वाया कोल पावर्ड प्लांट्स। जब इन प्लांट्स में कोयले के थ्रू बिजली बनाई जाती है तो उसकी वजह से फ्लाई ऐश जनरेट होती है। ये एनवायरनमेंट के लिए एक हार्मफुल प्रोडक्ट। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो भी थर्मल प्लांट्स ये फ्लाई ऐश जनरेट करते हैं उनको 100% इस फ्लाई ऐश को यूटिलाइज करना है। मतलब वो इसको कहीं भी फेंक नहीं सकते हैं, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है जैसे रोड मेकिंग में, गड्ढे भरने में। सो ऐसे डिफरेंट गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन्हीं गाइडलाइंस के चलते इनफैक्ट जो ब्रिक्स और टाइल मेकिंग है यानी ईंट और टाइल्स हैं उनको बनाने के लिए भी फ्लाई ऐश को यूज किया जा सकता है। सो अभी एनटीपीसी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं कि अगर फॉरेन में कोई कंट्री चाहे तो फ्लाई ऐश हमसे ले सकती है और वो इन प्रोसेस में जैसे कि रोड बनाने में, ब्रिक्स बनाने में इनमें यूज कर सकती हैं। सो ये विन विन सिचुएशन होगी। हमारे लिए वो प्रोडक्ट है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उन लोगों के लिए एक मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इनफैक्ट 25% से ज्यादा जो फ्लाई ऐश है जो पावर प्लांट्स के थ्रू जनरेट होती हैं उसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट रिलेटेड टू फास्ट DAR स्कीम। एक्चुअली ये दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एक स्कीम है। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें जो कंपनसेशन क्लेम है उसको विद इन 10 डेज में सेटल करना। सो DAR का मतलब क्या है? डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। सो रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपना पहला केस इस फास्ट DAR स्कीम के तहत सेटल किया है। यानी कि जो रोड एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से किसी की जान चली गई उससे रिलेटेड जो कंपनसेशन देना था उसको विद इन 10 डेज में क्लियर कर दिया गया है। अच्छा, रोड एक्सीडेंट्स के केस में एक और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इंडिया ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का सिग्नेटरी है या नहीं। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट इज रिलेटेड टू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सो ये है बिहार में। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया है कि अब वल्चर कंजर्वेशन के लिए भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री। सो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर। सो रिसेंटली प्रेसिडेंट साहब ने इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। सो इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो गुजरात में है। सेकंड लार्जेस्ट राजस्थान में होने वाला है, टू बी स्पेसिफिक ये जयपुर में होगा। नेक्स्ट है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। सो रिसेंटली मिस्टर सतीश अग्निहोत्री नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के नए MD अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है अतुल कश्यप। सो वो इंडो अमेरिकन है और रिसेंटली वो US एनवॉय अपॉइंट किए गए हैं फॉर इंडिया, यानी कि US के डिप्लोमेट अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के लिए। नेक्स्ट है KN भट्टाचार्य। सो रिसेंटली वो नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए हैं फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। नेक्स्ट है इंडियन रेलवेज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। सो ये सेटअप किया गया है बेंगलुरु में और टू बी स्पेसिफिक ये बेंगलुरु के KSR स्टेशन पर सेटअप किया गया है और ये इंडियन रेलवे का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्रवाह। सो ये कोचीन एयरपोर्ट की एक पहल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फ्लड मिटिगेशन स्टेप्स लेना। फ्लड यानी बाढ़। सो बाढ़ को रोकने के लिए या उस टाइम पर जो स्टेप्स हैं उनको लेने के लिए एक डिटेल्ड मॉडल तैयार किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में है। सेकंड थिंग ये है कि रिसेंटली इसका एक नया सेंटर ग्वालियर में सेटअप किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज इवेंट्स। Thank you and that's all for the day.